हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हितेश बायोलॉजी क्लासेस जालो। आज हमारे 12th का नेक्स्ट लेक्चर्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्टिस विद देयर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हम लोग 12th क्लास की बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हमने अभी तक के लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा, एक बार उसकी स्लाइड को रिव्यू लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने ह्यूमन के रिप्रोडक्शन का लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन के अंदर या अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक को हम कहते हैं असेक्सुअल और दूसरे को कहते हैं सेक्सुअल। फिर मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल के अंदर सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताया। मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होता है। फिर हमने हार्मोन के बारे में बताया। मेल में हार्मोन क्या कहलाते हैं, एंड्रोजन, और फीमेल के हार्मोन को क्या कहते हैं हम, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। फिर हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में डिफरेंस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उन्हें कहते हैं जो गैमेट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, मैच्योर करते हैं। जितने भी सेक्स ऑर्गन ह्यूमन में बनते हैं, आई मीन टेस्टिस और ओवरी जो ह्यूमन में सेक्स ऑर्गन बनते हैं वो मीजोडर्म से बनते हैं। उसके बाद में फिर हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम यानी टेस्टिस, इसके अलावा एसएफटी, रेटे टेस्टिस, ये सब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के इंक्लूड है, ये सब टेस्टिस को बना रहे हैं। उसके बाद में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस के द्वारा बनने वाले जो है गैमिट को सप्लाई करते हैं आगे, तो इनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें वासा इफेरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ये जितने भी है उनको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फिर मैंने आपको टेस्टिस की लोकेशन बताई कि 7 to 8 वीक के अंदर, प्रेगनेंसी के टाइम 7वें से 8वें सप्ताह के अंदर जो टेस्टिस है वो हमारी एब्डोमिनल कैविटी से हमारे स्क्रोटम में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे बॉडी के अंदर इन वृषण कोश में, अंडकोश में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो पूरी तरह से कम्प्लीटली यहाँ पर फिट कब होंगे, जो है 7 to 8 मंथ के, मतलब 7 से 8 मंथ के अंदर नहीं आते, 7 to 8 वीक के अंदर तो ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 7 to 8 मंथ के अंदर ये जो है वो बॉडी के अंदर का आ जाते हैं स्क्रोटम में। इनके बारे में बताया था मैंने। उसके बाद में फिर हमने टेस्टिस के अंदर लेक्चर सेकंड शुरू किया था, जिसमें हमने बताया था कि टेस्टिस को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। इसकी ओरिजिन मीजोडर्म से होती है। बर्थ के टाइम ये एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, लेकिन बर्थ के बाद में ये कहाँ आ जाते हैं, स्क्रोटम में आते हैं। स्क्रोटम में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है और स्क्रोटम का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री लेस देन होता है, इसलिए आराम से ये इजीली जो है गैमिट को बना सकते हैं। इसलिए टेस्टिस जो है वो किस में आ जाते हैं, स्क्रोटम में। टेस्टिस में इंपॉर्टेंट दो सेल होती है, सर्टोली सेल और लेडिंग सेल। सर्टोली सेल शुक्राणु बनाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगी, और लेडिंग सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी, जैसे क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म में मैंने बताया था कि अगर किसी इंसान का टेस्टिस जन्म के बाद भी इवन आफ्टर बर्थ अगर स्क्रोटम में नहीं है, तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। डॉक्टर ऑर्किडोपेक्सी प्रोसीजर करता है, जिसके द्वारा वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर के टेस्टिस को टेस्टिस सैक में लेके आता है, स्क्रोटम में लेके आता है, और अगर ऐसा कुछ दिक्कत आ जाए और टेस्टिस में, तो ऑर्किडेक्टोमी नाम की जो प्रोसीजर्स होती है जिसमें हम टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये सारी बातें बताई। फिर मैंने कुछ बताया था कि कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं अर्थ पे जिनके अंदर टेस्टिस जो है वो पूरी तरह से बॉडी के अंदर ही होते हैं, बिकॉज बॉडी टेम्परेचर नॉट अफेक्टेड टू टेस्टिस। उसके बाद में फिर हमने एक टेस्टिस का डायग्राम बताया था, जिसके अंदर बताया था कि ये टेस्टिस के बाहर की जो है थैली होती है, जिसको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट मानते हैं, स्क्रोटम या टेस्टिस सैक, अंडकोश। उसके बाद में ये टेस्टिस है, जिसमें ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है वो कैविटी बनाती है। इसके अंदर आपको बहुत सारी सेमिनिफेस ट्यूबल्स दिख रही है, और इन सेमिनिफेस ट्यूबल्स के बाद में आगे जाके रेटे टेस्टिस बनता है। यहाँ तक का जितना भी पोर्शन है जो मैंने आपको ब्राइट बताया है, ये सब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसके बाद में फिर शुरू होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसके अंदर आगे की स्ट्रक्चर्स आ जाती है। अब
लेक्चर 3 की अगर बात करें तो लेक्चर 3 के अंदर मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस में सबसे पहली जो सेल होती है उसको कहते हैं हम सर्टोली सेल, जो एक सेमिनिफेस ट्यूबल्स में होती है। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये सेमिनिफेस ट्यूबल्स का है और इस सेमिनिफेस ट्यूबल्स के अंदर एक बहुत सारी जो है सेल्स होती है जिसको हम सर्टोली सेल कहते हैं और इन्हीं सर्टोली सेल्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। ये एक और डायग्राम है जिसमें टेस्टिस में सेमिनिफेस ट्यूबल्स में सर्टोली सेल्स बताई गई है, इन्हीं सर्टोली सेल्स के बारे में बताना है। सर्टोली सेल के मैंने कुछ बारे में पहले ही बता दिया था कि सर्टोली सेल जो है वो एसेप्टी सेमिनिफेस ट्यूबल्स में पाई जाने वाली लंबी सेल होती है जिनकी डिस्कवरी एनरिको सर्टोली ने की थी। इनका अदर नेम भी है, सस्टेंटाकुलर सेल, सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं, न्यूट्रिटिव सेल भी कहते हैं। इसका क्या क्या काम है तो देखो, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करती है, शुक्राणु को बनाने का काम करती है, किसके प्रभाव में, एफएसएच के प्रभाव में। इसके अलावा ये न्यूट्रिशन भी देती है स्पर्म सेल को, ये इनिबिन हार्मोन बनाती है जो एफएसएच को डीएक्टिवेट करती है, फीडबैक इनिबिशन करती है, ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती है जिसकी वजह से शुक्राणु जो है वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है और उनके टेम्परेचर में कोई दिक्कत नहीं है। एबीपी हार्मोन बनाती है जो टेस्टोस्टेरोन को कॉन्सेंट्रेट करती है और न्यूट्रिशन का काम करती है। ये सारे काम सर्टोली सेल कहते हैं। फिर हमने एक फ्लो चार्ट एक जो है बताया था जिसके अंदर किस तरह से हार्मोन के प्रभाव में ये सारी सेल्स काम करती है। तो आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है वो वापस हम सेमिनिफेस ट्यूबल्स और उसमें पाई जाने वाली सर्टोली सेल्स को लेके है। देखो, एक डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, ये डायग्राम जो है वो एक सेमिनिफेस ट्यूबल्स का है, ठीक है। ये एक ट्यूब है जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेस ट्यूबल्स, इसको हम किस नाम से जानते हैं, सेमिनिफेस ट्यूबल्स। मान लो ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब का नाम है एसेप्टी, इसको हम कहते हैं एसएफटी, एसेप्टी या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इस सेमिनिफेस ट्यूबल्स के अंदर आपको येलो कलर की सेल दिख रही है और ये येलो कलर की सेल क्या कहलाती है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल के बारे में पहले ही बता दिया था कि ये किस टाइप की सेल है। अब देखो, सर्टोली सेल के जस्ट पास में ग्रीन कलर की जो सेल दिख रही है इनको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या नाम देते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम के ठीक बाहर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया। एक्चुअल में ये ट्यूनिका प्रोपरिया जो है वो एक्चुअल में क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। अब सर्टोली सेल सबसे पहले जो सेल बनाती है, सबसे पहले जो सर्टोली सेल यहाँ पर जो सेल बनाएगी इसको हम कहते हैं अब सुनो इधर, अब यहाँ पर जो ये जो सेमिनिफेस ट्यूबल दिख रही है, इस सेमिनिफेस ट्यूबल्स में जो व्हाइट कलर की सेल दिख रही है, इस व्हाइट कलर की सेल को हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, या इनका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटो। और ये स्पर्मेटोगोनिया किसके द्वारा बने, सर्टोली सेल के द्वारा। सर्टोली सेल जो है वो सबसे पहली जो सेल बनाती है, सबसे पहली सेल इसके अंदर जो बनाएगी उनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। एक डायग्राम मैं आपको पहले से बता देता हूँ, जो पहले बता रखा है। देखो, इस डायग्राम को आप ढंग से देखो। इस डायग्राम में सर्टोली सेल ने सबसे पहले एक 2n सेल बनाई जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया जो है डिवाइड होती है प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। फिर आगे से आगे ये सारी सेल, ये देखो ये सब इधर दिख रही है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर्स में यहाँ भी बता रहा हूँ कि सबसे पहले सर्टोली सेल के अंदर, सर्टोली सेल ने जो है सबसे पहले व्हाइट कलर की सर्टोली सेल के अंदर सबसे पहले जो इन्होंने एक व्हाइट कलर की सेल बनाई जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करेगी और माइटोसिस करने के बाद फिर और आगे सेल बनाती है। इन सेल्स को हम कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। पहले प्राइमरी बनाएगी और उसके बाद में बनाएगी सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो 2 सेल बनाई, सबसे पहले सर्टोली सेल ने कौन सी सेल बनाई, स्पर्मेटोगोनिया। देयर आफ्टर दे डिवाइड बाय माइटोसिस एंड विल फॉर्म
प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो यहाँ पर ग्रोथ फेज में आते हैं और अब इनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इनका नाम क्या हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाउ दीज आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनको हम लोग एक अलग नाम से जानेंगे, इनका नाम हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पर, इनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे जो चीज बनी उसका नाम क्या हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बनने के बाद में फिर उसके बाद में इसके ये आगे और ज्यादा डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद में फिर ये आगे जो सेल्स बनेगी इनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकंड नंबर पे स्ट्रक्चर बनी, इनको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर आगे डिवाइड होती है और उसके बाद में इस टाइप की सेल बनाती है, इस टाइप की सेल बनाती है। ये जो सेल है इस टाइप की जो सेल बनाती, इन सेल को हम कहते हैं स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड ने फाइनली जो है अब क्या बनाए? स्पर्म सेल बनाना स्टार्ट किया। अब इन्होंने बनाई स्पर्म सेल। तो इस तरीके से सर्टोली सेल जो है वो टोटल कितने टाइप की सेल बनाती है? सर्टोली सेल ने सबसे पहले बनाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सर्टोली सेल ने सबसे पहले बनाई स्पर्मेटोगोनिया, फिर बनाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, फिर बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद बनाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनाएंगे स्पर्मेटिड और 6 नंबर पे जो सेल आती है इसको हम कहते हैं स्पर्म सेल। और इन स्पर्म सेल को फाइनली सर्टोली सेल ने बनाया। हम एक और डायग्राम से इसको समझाते हैं कि कैसे ये सारा काम जो है होता है। एक और डायग्राम को हम जो है बताते हैं जिसमें सर्टोली सेल कैसे इन सब सेल को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे मान लो ये अपने पास है एसएफटी, इनको हमने एसएफटी की, ये एसएफटी की सबसे बाहर वाली लेयर जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका प्रोपरिया। ट्यूनिका प्रोपरिया एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स या एसएफटी के अंदर सबसे बाहर की तरफ होती है। इस एसएफटी के ठीक अंदर जो है वहां पर बहुत सारे इस टाइप के टिश्यू होते हैं और ये जो सेल दिख रही है इनको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल। इनका नाम हो गया एपिथेलियल सेल। ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल हो गई, इसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल। बहुत सारी हो गई। इन्हीं के बीच में एक बड़ी सी सेल्स पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल। ये जो सेल दिख रही है इसको हम कहते हैं सर्टोली सेल। क्या नाम देंगे? सर्टोली सेल। इस सर्टोली सेल के सेंटर के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो इनमें पाया जाता है। ये सर्टोली सेल का न्यूक्लियस हो गया। अब सर्टोली सेल के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, यहां बढ़ा देते हैं। अब इस सर्टोली सेल में सबसे पहली जो सेल बनेगी वो एक 2n सेल होगी। इस सेल को हम कहते हैं 2n सेल। और इस 2n सेल का नाम क्या है? इस 2n सेल को हम कहेंगे इस 2n सेल का नाम होगा स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम होगा? स्पर्मेटोगोनिया। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट नंबर की सेल और ये फर्स्ट नंबर की सेल हम यहाँ बताते हैं, इसका नाम हो गया स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये आगे जाकर के और डिवाइड होंगे और इन्होंने बनाए 2n, एक और 2n सेल बनाई, इसको हम कहते हैं सेकंड नंबर की सेल कहेंगे, इसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। प्राइमरी
स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, ये क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। फिर उसके बाद में ये प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो आगे जाकर के फिर एक सेल बनाते हैं, और ये जो सेल है ये भी 2n है, ये थर्ड नंबर की सेल है, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। उसके बाद में फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो ग्रोथ फेज के बाद यहाँ पर एक 2n सेल बनाते हैं, और इनको हम कहते हैं 4 नंबर की सेल, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करेगी, और मियोसिस के बाद में n सेल बन जाती है, और ये n सेल जो 5 नंबर पे आती है इसको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। उसके बाद में फिर ये n सेल जो है फिर मियोसिस करेगी, और फिर एक n सेल बनाती है, और ये 6 नंबर पे आती है, जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्म से पहले बनने वाली सेल जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड। और फिर ये जो स्पर्मेटिड है ये फाइनली स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये स्पर्म में कन्वर्ट हो गई, ये 7 नंबर की सेल है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल। तो इस तरीके से सर्टोली सेल जो है वो इस प्रकार से जो है सेल्स का फॉर्मेशन करती है। तो सर्टोली सेल के अंदर किस प्रकार से जो है स्पर्म बनते हैं, तो ये प्रोसीजर्स यहाँ मैंने आपको बताया। तो दैट इज द वेल डेवलप्ड डायग्राम ऑफ सर्टोली सेल विथ रेस्पेक्ट टू द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ठीक है। तो इट इज ए डायग्राम ऑफ सर्टोली सेल। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल, और इस सर्टोली सेल के द्वारा किस तरह से स्पर्म बनेंगे, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या नाम देंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये प्रोसेस जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। उसके बाद में नेक्स्ट का प्रोसेस देखिए, अब आगे का जो प्रोसेस है, अब हम बताते हैं कि जो स्पर्म है वो सर्टोली सेल के अंदर बन गए। तो अब सर्टोली सेल के आगे आसपास का जो सेल्स होती है वो सेल क्या कहलाती है, उसके बारे में बता। देखिए टेस्टिस का फिर एक डायग्राम बता दें। इससे पहले जो हमने टेस्टिस का डायग्राम बताया था, इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम के अंदर हमने ये जैसे टेस्टिस है, एक और डायग्राम था टेस्टिस का, इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम के अंदर ये है टेस्टिस, टेस्टिस में ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर हमने कौन सी सेल बताई, सर्टोली सेल। अब सर्टोली सेल तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर है, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर भी बहुत सारी सेल्स होती है। जैसे एक डायग्राम है अपने पास ये वाला, इस डायग्राम को देखो वापिस। इस डायग्राम में ये जो राउंड जो सर्कल सेल दिख रही है, ये वाली जो सेल दिख रही है इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। इस ट्यूबल्स के अंदर बहुत सारी जो सेल दिख रही है इनको कहते हैं सर्टोली सेल, लेकिन इसके बाहर भी बहुत सारी सेल्स होती है। अगर हम इसके बाहर की ओर बात करें, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर की ओर बात करें, तो यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी सेल्स पाई जाती है। इन सेल्स को हम कहते हैं लेडिक सेल। क्या नाम देते हैं, लेडी सेल, या इसको इंटरस्टिशियल सेल के नाम से जानते हैं। और ये सेल किसका फॉर्मेशन करती है, किसका प्रोडक्शन करती है, ये सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर्स यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दो चीजें होती है कि एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एक स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी सारी प्रोसेस हमने बताई, ठीक है। तो एक बार फिर टेस्टिस के डायग्राम्स की ओर देखें तो देखो ये जैसे टेस्टिस का डायग्राम है, इस टेस्टिस के डायग्राम के अंदर यहाँ पर बहुत सारे जो है टेस्टिस के लोब्स हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्स कहते हैं। इस टेस्टिकुलर लोब्स में सबसे पहले हमने एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बारे में पढ़ा। मान लो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, जो एक लंबी सी ट्यूब यहाँ से बाहर आ रही है। इस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, जो यहाँ से मान लो बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स रिलीज हो रही है इस टाइप से, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है जिसको हमने इस टाइप से बताया। इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर तो कौन सी सेल है, सर्टोली सेल। और इन सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के जस्ट आउटसाइड यहाँ पर जो सेल दिख रही है, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, लेडिक सेल। और ये लेडिक सेल क्या करेगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। अब स्पर्म तो बन गए हैं सर्टोली सेल के, यहाँ पर देखो स्पर्म बन गए हैं, लेकिन स्पर्म जो है वो सर्टोली सेल के हेड
स्पर्म का हेड जो है वो सर्टोली सेल के अंदर धंसा हुआ है। तो अब ये सर्टोली सेल के अंदर से जो स्पर्म है वो यहाँ से बाहर की ओर रिलीज होंगे, यानी इस ट्यूब में आगे बढ़ेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब स्पर्म बनने के बाद सर्टोली सेल के हेड से वो बाहर आएंगे और फिर वो आगे ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास मान लो कि ये एक सेमिनिफेस ट्यूबल्स है, ये एक सेमिनिफेस ट्यूबल्स है और इस सेमिनिफेस ट्यूबल्स के अंदर फॉर एग्जांपल्स की यहाँ पर ये सर्टोली सेल थी। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म बन गए, ये स्पर्म थे, ये यहाँ से बन गए। बनने के बाद ये स्पर्म आगे बढ़ेंगे, ये स्पर्म यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ये स्पर्म आगे बढ़ते तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। तो व्हाट इज स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन का मतलब होता है डिचार्जमेंट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस और फ्रॉम सेमिनिफेस ट्यूबल्स। जब ये स्पर्म सेमिनिफेस ट्यूबल से डिचार्ज होते हैं, सर्टोली सेल से अलग हो जाते हैं और ये आगे बढ़ते हैं, तो अब ये स्पर्म जो है इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। अब ये स्पर्म जो है नेक्स्ट कौन से ट्यूब में आएंगे? जैसे सर्टोली सेल्स को इन्होंने अलग कर दिया, सेमिनिफेस ट्यूबल से ये जब अलग हो गए तो ये स्पर्म नेक्स्ट जो है एक बड़े से नेटवर्क में आएंगे। यहाँ पर एक बड़ा सा नेटवर्क पाया जाता है और इस नेटवर्क को हम कहते हैं रेटे टेस्टिस। क्या नाम देंगे? रेटे टेस्टिस। एक डायग्राम जो हमने पहले से बना रखा है उसी के अंदर देखते हैं। देखो ये एक टेस्टिस का डायग्राम है और इस टेस्टिस के अंदर ये आपको जो दिख रही है वो है सेमिनिफेस ट्यूबल्स। और उसके बाद जैसे स्पर्म आए वो स्पर्म इस बड़े से पिंक कलर के जाल के अंदर स्पर्म आ जाते हैं। इस जाल का नाम है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस में स्पर्म आने के बाद में फिर वो स्पर्म कहाँ जाएंगे? वो स्पर्म जो है वो आगे एक छोटी छोटी पिंक कलर की जो ट्यूब दिख रही है जिनकी संख्या 15 से 20 हो सकती है, इन ट्यूब्स को हम कहते हैं वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस में वासा इफेरेंसिया। तो यहाँ पर अब ये जो स्पर्म है, पहले स्पर्म ट्रेवल कहाँ से करते हैं? एसेप्टी से। एसेप्टी से कहाँ जाते हैं? रेटे टेस्टिस में। और अब उसके बाद में ये किस में आएंगे? वासा इफेरेंसिया में। वासा इफेरेंसिया में आने के बाद में वासा इफेरेंसिया आपको यहाँ पर देखो जो है ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स दिख रही है जिनकी संख्या 15 से 20 हो सकती है। ये वासा इफेरेंसिया अपने स्पर्म को येलो कलर की स्ट्रक्चर में भेजती है और ये येलो कलर की जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनका नाम है एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस एक ऐसी ट्यूब है जहाँ पर स्पर्म का स्टोरेज होते हैं, स्पर्म स्टोर होते हैं और साथ ही साथ जो है ज़्यादा स्पर्म होते हैं तो उनको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस द्वारा मार भी दिए जाते हैं और साथ ही साथ स्पर्म को मैच्योरिटी भी मिलती है। यानी ओवरऑल स्पर्म का जो ट्रेवलिंग पाथ है वो यहाँ से डिसाइड होता है और उसमें इस टाइप से स्पर्म जो है कैरी करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास जो स्पर्म है वो कहाँ बने? एसेप्टी में। एसेप्टी से स्पर्म कहाँ गए? रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस के बाद स्पर्म जाएंगे वासा इफेरेंसिया में। वासा इफेरेंसिया में यानी शुक्र वाहिका में। वासा इफेरेंसिया से जाएंगे एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस से स्पर्म कहाँ जाएंगे? वास डिफरेंस में। वास्ट डिफरेंस में जाएंगे और वास्ट डिफरेंस से जो स्पर्म है वो एक डक्ट में जाएंगे जिसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट से जो है स्पर्म जाएंगे यूरेथ्रा में। किस में जाएंगे? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में जाएंगे। तो ये एक प्रोसीजर्स होता है जिसके द्वारा स्पर्म का ट्रेवलिंग होता है। ठीक है, अब इन ट्यूब्स के बारे में मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करूंगा जिसके अंदर हम एसेप्टी तो हमने समझा दी है। एसेप्टी के बाद रेटे टेस्टिस से लेकर के यूरेथ्रा और लास्ट में जो है स्पर्म को कैरी करने के लिए एक मस्कुलर ट्यूब पेनिस, इन सब के बारे में मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट करूंगा जिसमें हम टेस्टिस के बचे हुए सभी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।